यदि आप बीपीएससी के कैंडिडेट हैं और आगामी कुछ दिन, महीने या फिर साल में बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि बीपीएससी ने पहले तो अपने पीटी एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव किया, अब उसके साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न में भी बदलाव कर दिया है। अब इसका सीधा सा मतलब है, जो आगामी सीडीपीओ मेंस एग्जामिनेशन के कैंडिडेट हैं या फिर 67वीं मेंस के जो भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मिड वे में ये चेंजेस किए गए हैं। इसलिए इसको आप ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो आपके सामने जो क्वेश्चन है, यह है आज जो ऑडिटर मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन है। इसको मैं आपके सामने दिखलाने वाला हूँ और इसी के थ्रू आप समझिए कि क्या नया बदलाव किया गया है। आपको पता है कि सेक्शन 1 कुल आपको पता है ना कि मेंस में 300 नंबर का जो होता है जीएस 1, उसमें आपको 3 प्लस 3 और 2 यानी कि सेक्शन 1 से 3, सेक्शन 2 से 3 और स्टैटिक से 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं। कुल आपको 8 प्रश्न का उत्तर देने होते हैं। सेक्शन ए में क्या था कि सेक्शन ए में नॉर्मली अभी तक जो ट्रेंड रहा है कि 6 ऑफ क्वेश्चन होते थे, मतलब आर्ट एंड कल्चर में आपको 6 क्वेश्चन होते थे और इसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता था। यानी कि आपके पास जो होता था ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होता था, तो छात्र आराम से इत्मीनान से तैयारी करके जाते थे और लिख देते थे। अब क्या किया गया है कि ये जो 6 का ऑप्शन था उसको ख़त्म करके 4 कर दिया गया है। यानी कि बिल्कुल हेड टू हेड टाइट जो है आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे। बिल्कुल जीएस 2 का जो सेक्शन 1 होता है वहाँ पे 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक वही प्रोसेस अब जीएस 1 के सेक्शन 1 में भी कर दिया गया है। अब देख लीजिए, इसके हम दिखाने वाले हैं। आइए, ये देखिए आज का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे देखिए कि सेक्शन 1 में मात्र 4 क्वेश्चन ही है और इन्हीं 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है। हालांकि खंड 2 को बिल्कुल वैसे ही रखा गया है और खंड 3 यानी कि जो डी वाला है उसको वैसे ही रखा गया है। अब इसका सीधा सा मतलब है, पहले जो छात्र लिमिटेड क्वेश्चंस को ही करके जाने वाले थे, चाहे वो सीडीपीओ मेंस में या फिर 67 मेंस में, वो बिल्कुल अब अपने पैटर्न को थोड़ा सा बदल लेंगे और पूरे डिटेल वे में पढ़ेंगे। खासकर यदि कोई छात्र विचार या थॉट्स वगैरह नहीं पढ़ते थे, तो अब थॉट्स वाले सेक्शन को भी करके जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये बहुत ही एक वार्निंग अलार्म है आपको, आपके लिए, कि आप जल्द से जल्द अपने आप को इस तरह से एडॉप्ट कीजिए कि नहीं, अब हमको सब कुछ पढ़ना है। आइए, हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको जो भी मैंने गेस किया था उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लड़ा है। कल भी परसों भी मैंने एक डाला था, या फिर यूट्यूब पर आपको उससे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर जो डाला था उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन घबराने वाली बात यह है कि आपके पास अब लिमिट बहुत कम है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन था आपको कि जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरते इतिहास, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी में के भारत में चले आंदोलन के लक्ष्यों एवं स्वरूप की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये 64वीं में कुछ इस तरह से जनजातीय आंदोलन था और यदि मैंने परसों जो वीडियो अपलोड दिया गया था उसमें आपको बताया था कि, हालांकि मैंने 67 मेंस के लिए बताया था कि इसमें आप इस क्वेश्चन को बताया था कि बैकअप क्वेश्चन के रूप में रखिएगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही देखिए, जो प्रोडिक्शन था वो खंड 1 के लगभग हर एक लोगों का सही होता है, मेरा भी यहाँ पे सही हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, ये 67 के लिए तो हॉट टॉपिक था, लेकिन यहाँ पर भी पूछा गया है, क्या आप सहमत है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्वहीन आंदोलन था? बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। ऑब्वियसली जब सारे उसके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था तो ये नेतृत्वहीन आंदोलन हो गया था, तो उसको आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा घुमा कर लिखा गया तो भारत आंदोलन, आराम से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानवतावाद का विश्लेषण कीजिए। देखिए, अभी इस क्वेश्चन को मैंने आज से जो मतलब कि 15-20 दिन पहले भी जब PDF 7 क्वेश्चन का डाला था और वीडियो भी डाला था, तो इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इस बार हॉट केक है। रविन्द्रनाथ दर्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद का विश्लेषण कीजिए, और हूबहू क्वेश्चन आपको यहाँ पर उठा के पूछ दिया गया है। कल वाले में भी मैंने बताया था, है ना। हालांकि मैंने कहा था कि उसमें गांधी और इन दोनों का कंपैरिजन भी करने के लिए सेकंड पार्ट में, लेकिन देखिए उसका फर्स्ट पार्ट रविन्द्रनाथ टैगोर का मानवतावाद का विश्लेषण कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको हूबहू वहाँ से पूछ दिया गया है। अब आइए, एक और क्वेश्चन था आपको, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई टेल्स नहीं जोड़ा गया है, तो आराम से आप डिटेल से मतलब कि सब कुछ को उसको कीजिएगा। तो बस इसी 4 में से आप कर दीजिएगा। हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि क्वेश्चंस जब 4 पूछा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं पूछा जा रहा है, टेल्स नहीं जोड़ा जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि
आपके पास ऑप्शंस घटा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा-सा आपको डाइवर्सिफ़ाइड करके जो पहले आप 7 क्वेश्चंस को ही पढ़ने वाले थे, उसको 9-10 या फिर जो 3 बैकअप का क्वेश्चन था, उसको भी आप पढ़िए, निश्चित रूप से पढ़िए। जो भी महात्मा गांधी या रवींद्रनाथ टैगोर, इस बार तो रवींद्रनाथ टैगोर का विचार इम्पोर्टेंट है, या फिर ऑल्दो इसमें पूछ लिया गया है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। आपके क्वेश्चन पूछे जाने की 67वीं मेंस में भी बिल्कुल संभावना यही रहेगी, मौर्यन आर्ट और ये रवींद्रनाथ टैगोर वगैरह इत्यादि। तो आप उसको या फिर जवाहरलाल नेहरू के विचार को या फिर अन्य विचारों को, विचार वाले सेक्शंस को भी आप पढ़िएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालाँकि इसमें से आप देखिएगा तो जो थोड़ा-सा भी तैयारी की होंगे, आराम से इसमें 3 क्वेश्चन देने की स्थिति में होंगे, कम से कम मौर्य कला, है ना? उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये 2 तो क्वेश्चन हर लोग बना सकेंगे। अब पहला वाला क्वेश्चन जो जनजातीय आंदोलन है, सबको जोड़ करके बिरसा आंदोलन या फिर आपका मतलब कि मुंडा संथाल आंदोलन या फिर जो भी था, उसको आप थोड़ा-सा अपने नॉलेज का प्रयोग करके, ये थोड़ा-सा जो है अप्लाइड क्वेश्चन या डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है पहला वाला, ठीक है? इसको अपना सकते हैं। और उसके बाद रवींद्रनाथ टैगोर की, यदि कोई ने भी तैयारी किया होगा सिंपल में, इसको तो बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आइए सेक्शन 2 में आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन 2 में देख लीजिए, यहाँ पे हिंद प्रशांत क्षेत्र, परसों वाले वीडियो में मैंने हिंद प्रशांत क्षेत्र की जिक्र किया था आपको कि इसको आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक फ्रेमवर्क, ठीक है ना, से आपका क्या अभिप्राय है? क्या इस प्रकार इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी होगा? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का ये जो आपको पता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र आर्थिक फ्रेमवर्क जो बताया जा रहा है, ये कहाँ से आया था? ये अवधारणा आया था इस बार जो जापान में मीटिंग हुआ था आपका जी, मतलब कि क्वाड का जो मीटिंग हुआ था, क्वाड की मीटिंग में ही इस तरह की चीज़ें बाहर निकल के आई थी, ठीक है ना। तो वहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आया है। तो बिल्कुल ये भी हॉट टॉपिक था, आपको एकदम बिल्कुल करंट अफेयर का मई वाला करंट अफेयर यहाँ पे उठाया गया है। अब मैं महीना बोल रहा हूँ, तो आप सीडीपीओ मेंस वाले भी मई, जून, है ना, और जुलाई, इस 3 महीना के जो भी हॉट करंट है उसको बहुत अच्छे से कीजिए आप। निश्चित रूप से आपका करंट सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा, आयर बहुत अच्छा जाएगा। अब आइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपको, कोल्ड चेन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? इस प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देखरेख के ढांचा को सशक्त कर सकता है? तो कोल्ड चेन प्रणाली, ये कोविड वगैरह का जो टीका था उसको किस तरह से रखा है, इस तरह की चीज़ें थी। थोड़ा सा जो है ये क्वेश्चन था। अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध, ये तो हॉट टॉपिक बना हुआ ही था। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ गया कि रूस यूक्रेन युद्ध से कि भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान एवं दूरगामी प्रभावों का वर्णन कीजिए। मतलब जो सप्लाई चेन से जोड़ करके यही आयात निर्यात पर, ठीक है ना, सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ा है, यानी कि आयात निर्यात दोनों पर प्रभाव पड़ा है। इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं, खासकर तेल की स्थिति में या फिर जो भी खाद्य वस्तुओं की चीज़ें बनी है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको डाइवर्सिफाइड करके, यदि कोई स्टूडेंट मतलब रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तब भी इसको आराम से बना सकेंगे की स्थिति में होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन था आपको कार्बन कृषि से आपका क्या है अभिप्राय है? कार्बन फार्मिंग, यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को बदल सकती है? एक तरह से आपको कार्बन कृषि प्रणाली, या इस तरह से आप बोल दीजिए कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, थोड़ा सा। अब कार्बन कृषि प्रणाली एग्जैक्ट आप नहीं जानते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तथ्यों को लिखना है, लेकिन यूज करना है वर्ड कार्बन कृषि। इस चीज़ को मैंने यूज किया था खासकर मोबाइल ऐप वाले में, हर मोबाइल ऐप में, और मुझे अच्छा खासा नंबर मिला था। तो मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो बस चीज़ को यूज कीजिए, मतलब कि जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और उसको लेकिन उस तथ्य उसका लिखिए, लेकिन यूज कीजिए सब कार्बन कृषि, ठीक है ना। तो इसको भी आप लगभग मिला जुला करके बनाने की स्थिति में होंगे। और ये देखिए, अभी जो हाल ही में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? चीन की अध्यक्षता में हुआ था, वर्चुअली हुआ था। तो 2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी क्रियान्वयन में किस प्रकार सहयोग दे सकता है? जबकि बोल रहा है कि भारत 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी क्रियान्वयन में किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में सक्रिय है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये क्वाड का जो क्वेश्चन पूछने का इसका है कि इससे पहले आपको 66 मेंस में क्वाड से पूछा गया था 12वीं से, तो इसका सेम पैटर्न यहाँ पर अपना दिया गया है। इस बार 14वीं क्वाड को पूछ दिया गया, ठीक है ना। अब आइए मैथ वाला सेक्शन देख लेते हैं। तो मैथ वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है आसान है। ये जो पाई चार्ट है, सॉरी, ये जो वृत्त वाला जो है, सर्कल वाला क्वेश्चन है, ये इस बार आसान क्वेश्चन है, तो इसको आराम से आप लोग बनाने की स्थिति में होइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन जो देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो सॉफ्ट ड्रिंक वाला है, हूबहू इसी, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला गया है, लेकिन पैटर्न जो है, सारा पैटर्न हूबहू आपका 66वीं मेंस में जो पूछा गया था उसी को यहाँ पे डाला गया है पैटर्न को, ठीक है ना। 66वीं मेंस का बिल्कुल पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है
कि हिंदी वाले में सेम वही क्वेश्चन लिखा गया है कि किस फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है, लेकिन हमारे वाले में था कि सीधे किस फ्लेवर का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है, औसत लिखा ही नहीं था और हम अंग्रेजी पढ़े ही नहीं थे, तो इसलिए मेरा 3 नंबर कट गया। लेकिन मैं कहने का मतलब है कि सेम पैटर्न जो है क्वेश्चन वही है 66वीं का, तो आपको एक ब्रिक्स वाला भी सेम पैटर्न पर उठा के दे दिया गया है और ये भी सेम पैटर्न पर उठा के दे दिया गया है। तो मैथ आपको ये वाले क्वेश्चन भी आप लगभग बना ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे डाटा आपको स्पष्ट है। तो मैथ आपको कंपैरेटिवली ईजी था। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन था। मेन बदलाव आपको बताने के लिए यहाँ पे मैं इसलिए उपस्थित हुआ था कि आर्ट और कल्चर सेक्शन में अब आप जो है यदि पहले कोई स्टूडेंट विचार को, थॉट्स को छोड़ के चलते थे, तो थॉट्स वाले को भी बैकअप में बना के चलना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बहुत ही टाइट क्वेश्चंस वहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है ना। और टाइट क्वेश्चंस में रहने वाले हैं कि 4 में आपको यदि 3 देना है तो समझ रहे हैं ना, आपके पास किसी क्वेश्चन को छोड़ने का ऑप्शन बहुत ही कम रहेगा। आइदर में 3 को तो आपको बनाना ही होगा, तो एक किसी को छोड़ना होगा। तो इस कंडीशन में आपको ज़रूरी है कि जो 7 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं और जो 3 क्वेश्चन बैकअप में बताए हैं उसको करने के साथ साथ खासकर प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है इधर 60 से 62 में जितने भी थॉट्स हैं उसको एक बार देख लीजिए। गांधी, नेहरू और टैगोर तो इस बार इंपॉर्टेंट है ही, ऑल्दो यहाँ में पूछ लिया गया है, फिर भी गांधी नेहरू को देख लेना है। और साथ साथ जो जयप्रकाश नारायण या फिर लोहिया का या राजेंद्र प्रसाद का थॉट, उस सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से आप देख लीजिए। ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ आपके लिए, समझ लिए कि रामबाण बता रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए ताकि वहाँ पे आप मतलब कि उभाव की स्थिति में नहीं रहें कि हाँ अब क्या करें, है ना। क्वेश्चन देखें, बस आपका दिमाग और हाथ चलना चाहिए। 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके पास ऐसे रहेंगे कि आप आराम से बिना सोचे समझे, मतलब कि ज़्यादा सोचे समझे आपके दिमाग में फ्रेमिंग रहा होगा, आप इतना प्रैक्टिस किए हैं तो आराम से उसको लिखने की स्थिति में रहेंगे। यदि तीसरे क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा, यदि 4 क्वेश्चन पूछ रहा है जो अभी से शुरुआत हो चुकी है, तो तब भी आप आराम से लिखने की स्थिति में होंगे। तो यही बदलाव आपको बदलाना है के लिए उपस्थित हुआ था कि आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में अब ज़्यादा क्वेश्चंस को आप टारगेट करके चलिए आगे।